हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन का वर्णन करें। बंग भंग आंदोलन के दौरान राजनीतिक जीवन में तीन प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई देती थी। उदार और नरम विचार वाले सरकार को आवेदन देने और अपील करने की नीति में विश्वास करते थे। दूसरा वर्ग आत्मशक्ति के द्वारा स्वदेशी की भावना का विकास करना चाहता था और बहिष्कार की नीति का सहारा लेकर अंग्रेजी अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन को निष्क्रिय बनाना चाहता था। तीसरा वर्ग मानता था कि ताकत के बल पर ही भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई थी, अतः उसे शक्ति के बल पर हटाकर ही स्वराज्य की स्थापना की जा सकती थी। यह वर्ग नरमपंथियों के उदार तरीकों से असंतुष्ट था। इसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्रांतिकारी आंदोलन का सहारा लिया। बंग भंग योजना के साथ ही बंगाल में स्वदेशी और स्वराज्य की भावना बलवती हो उठी। कर्जन के कार्यों का जवाब देने के लिए बंगाल के लोगों ने बहिष्कार और स्वदेशी का नया अस्त्र अपनाया। विदेशी का बहिष्कार एवं स्वदेशी का उपयोग इस आंदोलन का मुख्य नारा बन गया। भारत में बहिष्कार और स्वदेशी को भावना बंग भंग के पूर्व ही जन्म ले चुकी थी, लेकिन बंग भंग ने इस भावना का एक ठोस आधार प्रदान किया और इसे मुक्ति संग्राम का एक सशक्त हथियार बना दिया। बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य पहले ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर आर्थिक दबाव डालना था, लेकिन अब इसने असहयोग का रूप ले लिया। स्वदेशी को प्रोत्साहन देना अंग्रेजों के मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। इस नए आंदोलन में बंगाल के लगभग सभी वर्गों ने भाग लिया, लेकिन छात्रों की भूमिका इसमें प्रमुख रही। समूचे बंगाल में अनेक सभाएं आयोजित की गई, जिनमें बॉयकॉट और स्वदेशी का नारा बुलंद किया गया। इस आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का संगठन तैयार किया गया एवं जनसमितियां बनाई गई। जुलाई 1905 में बंग विभाजन की घोषणा होते ही 22 साल के पत्र हितैषी और कलकत्ता के संजीवनी ने बहिष्कार का नारा दिया। बंगाल में आयोजित लगभग प्रत्येक सभा में बहिष्कार का निश्चय किया गया। 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित विशाल सभा में एक प्रस्ताव पास कर लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रतिज्ञा ली। इसके बाद बहिष्कार आंदोलनों में बंगाल का प्रत्येक वर्ग सम्मिलित हो गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी जूते, कागज, दवाइयों, चीनी, सिगरेट, यहाँ तक कि नमक को भी लोगों ने छूने से इनकार कर दिया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने नंगे पांव स्कूल जाना आरंभ कर दिया। छात्रों ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें विलायती कागज पर लिखना पड़ता था। एक छोटी बच्ची ने बीमार होते हुए भी विदेशी दवा खाने से इनकार कर दिया। मेमन सिंह के मोचियों, बारिश साल के उड़िया रसोइयों और कालीघाट के धोबियों ने अंग्रेजों और विदेशी माल का व्यवहार करने वाले हिंदुस्तानी मालिकों के यहाँ काम करने से इनकार कर दिया। विद्यार्थियों ने विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया। बॉयकॉट को प्रभावशाली बनाने के लिए सामाजिक और धार्मिक दबाव डाले गए। विदेशी वस्तुएं बेचने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। उनके बच्चों के साथ कोई खेलता नहीं था और ना ही बात करता था। सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में उन्हें शारिक नहीं किया जाता था। पुरोहितों, डॉक्टरों, वकीलों, अध्यापकों सभी ने ऐसे लोगों का बहिष्कार किया। इतना हो नहीं, बैरकपुर और फोर्ट विलियम बैरक के सिपाहियों ने भी विदेशी बक को पहनने से इनकार कर दिया। श्रमिकों ने बहिष्कार के समर्थन में हड़ताल की। बंगाल के रेल कर्मचारियों, पटसन मिलों के मजदूरों और सरकारी प्रेस के कर्मचारियों ने हड़ताल की। 1906 ईस्वी तक बहिष्कार आंदोलन पूरे बंगाल में व्यापक रूप से फैल चुका था। सरकारी प्रयासों के बावजूद लियाकत हुसैन, अब्दुल रशीद और इस्माइल चौधरी जैसे प्रमुख मुसलमान नेताओं ने इसमें भाग लिया। आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए 1905 ईस्वी के अधिवेशन में कांग्रेस ने भी
विदेशी वस्त्रों के बॉयकॉट को अपनी स्वीकृति प्रदान की। बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन का भी प्रसार हुआ। बंगाल में इसके प्रमुख नेता रविन्द्रनाथ ठाकुर, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। रविन्द्रनाथ ने 1904 ईस्वी में ही स्वदेशी पर एक निबंध लिखकर आत्मशक्ति को बढ़ाने एवं स्वदेशी के उपयोग को प्रोत्साहन देने की बात कही थी। उनका विचार था कि विदेशियों की सहायता लिए बिना ही भारतीयों को अपने आप को संगठित कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसके लिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ ही स्वदेशी उद्योग धंधे, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन स्थापित करना आवश्यक था। बहिष्कार आंदोलन के विकास के साथ साथ स्वदेशी की भावना भी बलवती होती गई। कपड़ा उद्योग इस स्वदेशी आंदोलन से विशेष रूप से प्रभावित हुआ। हथकरघा उद्योग और कपड़ों के कारखाने में वृद्धि हुई। भारतीयों को तकनीकी ज्ञान प्राप्त कराकर अपने कारखाने स्थापित करवाने के उद्देश्य से एक कोष की स्थापना की गई। 1905 ईस्वी में प्रथम चमड़े साबुन औद्योगिक सम्मेलन रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में बनारस में आयोजित किया गया। बंगाल में अनेक सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी और सिगरेट बनाने के कारखाने खोले गए। पीसी राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स खोला। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी एक स्वदेशी भंडार खोलने में सहायता दी। अनेक बीमा कंपनियां एवं बैंक स्थानीय जमींदारों और व्यापारियों के सहयोग से खोले गए। इसमें देशी अर्थव्यवस्था में प्रगति हुई। स्वदेशी कारखानों में बनी वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी और विदेशी वस्तुओं के आयात में भारी कमी हुई। नमक, सूती कपड़े, सूत, जूते और सिगरेट के आयात में गिरावट आ गई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सिर्फ आर्थिक पहलू पर ही ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि सामाजिक उत्थान के लिए भी प्रयास किया गया। कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांवों के पुनरुद्धार का आह्वान किया। उनसे प्रेरणा लेकर अश्विनी कुमार दत्त ने अपनी संस्था स्वदेश ब्राह्मोत्सव समिति द्वारा 12 साल में गांवों के विकास का कार्यक्रम चलाया। अनेक मुकदमों का निपटारा पंचायत के द्वारा करवाया गया। छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह एवं शराबखोरी जैसी प्रचलित कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया। स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा के विकास की भी बढ़ावा दिया। सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ाए जाने के विरोध में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए। नवंबर 1905 में पहला राष्ट्रीय स्कूल रंगपुर में स्थापित किया गया, जो स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बन गया। छात्रों पर किए जा रहे दमनात्मक कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए शशि चंद्र बसु के नेतृत्व में एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की गई। इसने बड़ी संस्था में छात्रों को स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने को प्रेरित किया। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने में डॉन सोसाइटी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवंबर 1905 में बंगाल के प्रबुद्ध व्यक्तियों और राजनीतिकों का एक सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के गठन का फैसला किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय नियंत्रण में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना था। योजना को कार्यान्वित करने के लिए चंदे से पर्याप्त धनराशि एकत्र की गई। इसके प्रयासों से 1906 ईस्वी में बंगाल नेशनल स्कूल और कॉलेज की स्थापना हुई। इसी समय सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट श्री खोला गया। समूचे बंगाल में अनेक राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास ने बंगाल में राष्ट्रीय साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत कविता, गद्य और समाचार पत्र निकाले गए। रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन और मुकुंद दास के राष्ट्रीय गीतों ने बंगाल के लोगों में राष्ट्रीय भावना को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। आंदोलन का बंगाल के बाहर प्रभाव बंग आंदोलन बंगाल तक और सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने समूचे राष्ट्र को झकझोर दिया। पूरे
भारत में बहिष्कार और स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंट में भी आंदोलन का व्यापक प्रसार हुआ, यहाँ तक कि फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर, मांडले, बर्मा, आगरा और रावलपिंडी में भी विभाजन के विरोध और बहिष्कार के पक्ष में सभाएं आयोजित की गई। 1906 ईस्वी तक आंदोलन लगभग पूरे भारत में फैल गया। महाराष्ट्र में तिलक ने इस आंदोलन को विकसित किया। पूना में उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। स्वदेशी का प्रचार करने के लिए उन्होंने स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा की स्थापना की और सहकारी भंडार खोले। तिलक सिर्फ बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्वदेशी को स्वराज प्राप्त का मार्ग बताया और स्वराज की मांग की। आर्य समाज ने पंजाब में इस आंदोलन को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश और मद्रास में भी आंदोलन का प्रसार हुआ। बम्बई और अहमदाबाद में अनेक सूती कपड़े के कारखाने खोले गए। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने सरकारी और विदेशी सहायता लेने से इनकार कर दिया। बम्बई और मद्रास में जहाजी कंपनियां खोली गई, जगह जगह और कॉलेज खोले गए। इस प्रकार बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन ने देश प्रेम एवं स्वाभिमान की भावना जगा दी। इसने स्वराज की मांग को भी भारतीय राजनीति का एक ज्वलंत प्रश्न बना दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आंदोलन का प्रभाव। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर व्यापक रूप से पड़ा। इसने मॉडरेटी और राष्ट्रवादियों के बीच की खाई गहरी कर दी, जिसकी अंतिम परिणति कांग्रेस के विभाजन में हुई। बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। नरमपंथियों एवं गरमपंथियों का विभेद। इस सम्मेलन में बंगाल के विभाजन और बहिष्कार के प्रश्न पर उभरकर सामने आया। नरमपंथी बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, परंतु गरमपंथी इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। गरमपंथी सिर्फ बहिष्कार और स्वदेशी से ही संतुष्ट नहीं थे, उन्हें स्वराज की कामना थी। लाजपत राय सत्याग्रह चलाना चाहते थे, परंतु नरमपंथी इसके लिए तैयार नहीं थे। दबाव में आकर कांग्रेस ने बांध काट और स्वदेशी को स्वीकार लेकर लिया, परंतु सिर्फ बंगाल के लिए ही। राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं हुए, उनका असंतोष बढ़ता गया। 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में दोनों पक्षों का मतभेद और अधिक उभरकर सामने आया। यद्यपि दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए अधिवेशन में घोषणा की कि कांग्रेस का उद्देश्य बितानी राज्य या उपनिवेशों की तरह स्वराज प्राप्त करना है, परंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हो सके। वे पूर्ण स्वराज और स्वशासन चाहते थे। उन्हें नरमपंथियों के बहिष्कार, स्वदेशी और स्वराज के उद्देश्यों और अर्थों में विश्वास नहीं था। गरमपंथी कांग्रेस को क्रांतिकारी संघर्ष के लिए तैयार करना चाहते थे। फलतः दोनों पक्षों में संघर्ष असंभावी बन गया। अरविंद घोष ने राष्ट्रवादियों का नेतृत्व संभाला। 1907 ईस्वी में सूरत कांग्रेस में दोनों दल खुले रूप में उलझ गए। समझौते के सभी प्रयास विफल हो गए। सूरत अधिवेशन हंगामे के बीच समाप्त हो गया। तिलक और उनके सहयोगी कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस पर नरमपंथियों का प्रभाव बना रहा। राष्ट्रवादियों ने अपने ढंग से अपना संघर्ष जारी रखा। आंदोलन और सरकारी प्रतिक्रिया। सरकार ने आरंभ में आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया। वह समझती थी कि बंगालियों का जोश ही ठंडा पड़ जाएगा, पर जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, सरकार ने कठोर नीति अपनानी आरंभ कर दी। सरकार की दमनात्मक नीति के विशेष शिकार छात्र बने। छात्रों को आंदोलन से अलग रखने के लिए सरकार ने 10 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर निकाला। इसके द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों को आदेश दिया कि वे छात्रों को आंदोलन से अलग रखें, अन्यथा सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी, विश्वविद्यालयों द्वारा उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी एवं विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाएगी। उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। उन्हें शांति स्थापना के लिए स्पेशल
सिपाही नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। सरकार ने सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम के गाने पर संकीर्तन एवं मंडलियां निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, परंतु विद्यार्थियों और अनेक अध्यापकों ने इस आदेश की अवहेलना की। असंख्य छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। पीली पगड़ी और लाल कमीज पहनकर झुंड में वे गाने गाते और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देते। सरकार ने भी अपना दमन चक्र तेज कर दिया। पूरे बंगाल में छात्रों पर अमानुषिक अत्याचार किए गए, उन्हें कोड़ों से पीटा गया एवं जुर्माना किया गया। आतंक का राज स्थापित कर दिया गया। बारिशाल एवं अन्य जगहों पर कुर्कों को नियुक्त कर आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। छात्रों के अतिरिक्त इन लोगों को भी सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। बहिष्कार आंदोलन को राजद्रोहात्मक और मुस्लिम विरोधी मानकर उसे कुचल देने का प्रयास किया गया। सरकार ने राजद्रोहात्मक सभाओं को रोकने, विस्फोटक पदार्थों के उपयोग को बंद करने, उत्तेजनात्मक समाचार छापने पर प्रतिबंध लगाने, अभियुक्तों की जमानत न होने देने के लिए अनेक कानून बनाए, परंतु वह स्वदेशी की भावना को कुचल नहीं सकी। जैसे जैसे सरकारी दमन की प्रतिक्रिया बढ़ती गई, आंदोलन उम्र होता गया। गुप्त समितियां की स्थापना होने लगी और क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई। सरकार ने उग्रवादियों और क्रांतिकारियों पर भी दमन चक्र चलाया। अरविंद घोष, तिलक और बिपिन चंद्र पाल को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों व्यक्ति जेलों में बंद कर दिए गए। इससे आंदोलन की प्रगति 1909 इन तक धीमी अवश्य पड़ गई, परंतु यह तब तक समाप्त नहीं हुई जब तक सरकार ने वर्ग विभाजन को रद्द नहीं कर दिया। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सिर्फ दमन चक्र ही नहीं चलाया, बल्कि कूटनीतिक बाल भी चली। एक तरफ अंग्रेजों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ सुधारों का दिखावा किया, जिससे मॉडरेट कौमेसी उनके समर्थन बन जाए। आरंभ में मुसलमानों ने भी बंग विभाजन आंदोलन में भाग लिया था, परंतु जैसे जैसे आंदोलन हिंद धर्मोन्मुखी होने लगा, मुसलमानों को आर्थिक क्षति होने लगी, वे इससे विमुख होने लगे। सरकार ने भी उन्हें पक्ष में करने के लिए सब्ज़बाग दिखाने आरंभ कर दिए। उनमें हिंदुओं के विरुद्ध प्रचार किया गया, उन्हें हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया गया। फलस्वरूप अप्रैल 1906 में सांप्रदायिक दंगे आरंभ हो गए। मेमन सिंह और अन्य स्थानों पर दंगे हुए। अपने विशेष अधिकारों की मांग के लिए मुसलमान संगठित होने लगे। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला। मुसलमानों ने उन्हें अपनी वफादारी जाहिर की और उनसे सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल और सरकारी नौकरियां एवं व्यवस्थापिका सभाओं में उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। मिंटो ने उनकी मांगों को उचित ठहराया एवं उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके शीघ्र बाद ही 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मोहसिन मुल्क आगा खां, नवाब बकर उल मुल्क के प्रयासों से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय किया गया। 1907 ईस्वी में कराची अधिवेशन में लीग ने अपना उद्देश्य निश्चित किया, सरकार के प्रति वफादारी और मुसलमानों के हितों की सुरक्षा करना। इस समय से मुस्लिम लीग का भारतीय राजनीति में प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार ने लोग को प्रश्न करने के लिए 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार योजना के तहत मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया। इस योजना से मुसलमानों को आकांक्षाएं बढ़ गई, परंतु कांग्रेस के नरमपंथियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आंदोलन समाप्त प्राय हो गया। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।